that is affecting the law of demand, that is also completed. ठीक है, अब नाउ वी हैव गिवन गुड्स भी हो गया था एंड वेबलेट गुड्स भी हो गया था. ठीक है, एक बार हम आपको वेबलेट गुड्स को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, वेबलेट गुड्स, वेबलेट गुड्स को ये क्या है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था. यस प्लीज बोलेंगे आप. लॉ ऑफ डिमांड बोला था कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. यही था ना लॉ ऑफ डिमांड. यस या नो? यस यही था ना लॉ ऑफ डिमांड. अब ये लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, वेबलेंट गुड्स क्या है, वेबलेंट गुड्स एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का. और वेबलेंट गुड्स में क्या होता है, यस दीरिबा आप बोलेंगे, वेबलेंट गुड्स में क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज हो गया. ये हो गया आपका वेबलेंट गुड्स की. ठीक है, वेबलेंट गुड्स की मैंने डेफिनेशन लिखा दिया था आपको, है यस सर. है ना, यस वेबलेंट सर. डेफिनेशन भी लिखा दिया था. ठीक है, यस वेरी गुड. ठीक है, सो ये कौन खरीदता है, दे आर परचेज्ड बाय द एक्सट्रीमली रिच रिचर रिच सेक्शन. पीपल. रिच नहीं बोले, अल्ट्रा रिच, ये लोग खरीदते हैं. एग्जाम्पल भी दे दिया था हमने, डिजाइनर ज्वेलरी, चार्टर प्लेन, एरोप्लेन्स, ये सब डायमंड, एक्सपेंसिव डायमंड, ये सब वेबलेंट गुड्स की तरफ. और ये वेबलेंट गुड्स का जो कोर एरिया है, किससे एसोसिएटेड है, ये आपका सोशल प्रेस्टीज से एसोसिएटेड है आपका वेबलेंट गुड्स. यस यस या नो, यहां तक समझ में आया था ना, समझ गया था, यहां तक क्लियर है ना. यस दोनों लोग, दोनों सबको जितने भी हैं सबको क्लियर है ना यहां तक. अब देखिए, यस अब सर. हम आगे, हमने हमने किसको कंप्लीट कर लिया, हमने डिमांड को कंप्लीट कर लिया. तो डिमांड को हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, कंज्यूमर की, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिमांड को पढ़ा. मींस की मतलब हम कम पैसे में, मींस की कम से कम पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे खरीद पाए, यही एक कोर थीम था या सेंट्रल थीम था डिमांड का. ठीक, वहां पे ये होता था, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगा. ये आपके डिमांड का कोर थीम था. अब आते हैं हम, अब किसके, सप्लाई का, सप्लाई को पढ़ते हैं. तो उधर पे डिमांड को हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, यस बोलिए प्लीज. डिमांड को हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, यस या नो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा डिमांड को हमने, डिमांड को पढ़ा हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सप्लाई को हम पढ़ेंगे किसके, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहां तक चीजें क्लियर हुई. सप्लाई को जो हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है. सप्लाई को हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, वेरी गुड. सप्लाई को हम प्रोड्यूसर के पॉइंट. तो लेट सपोज आप में से ये एक्स है, एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है. आप एक फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, आप एक कंपनी खोलना चाह रहे हो, आप एक फर्म खोलना चाह रहे हो. सो जो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड. ठीक है, जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी जब कोई आप बिजनेस शुरू करोगे या सप्लाई किसी चीज का प्रोडक्शन शुरू करोगे, सो द फर्स्ट थिंग कि आप पूछोगे सर क्या है, प्रॉफिट कितना होगा. यस या नो, प्रॉफिट पूछोगे कि नहीं पूछोगे, यस या नो, बताइए प्लीज आंसर. क्या गए, सो गए क्या सब लोग, यस सर. प्रॉफिट पूछोगे ना, तो प्रॉफिट पूछो. तो अब डिमांड में भी अपना कंज्यूमर अपना प्रॉफिट देख रहा था. इधर आप एज ए कंज्यूमर मत होइए, इधर आप एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. ठीक है, डोंट थिंक एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. अब सप्लाई पढ़ रहे हैं तो थिंक एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब प्रोड्यूसर क्या है, अब सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में क्या होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम क्वांटिटी सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. यस या नो. लेट सपोज कि मैं सपोज करो कि ये सैनिटाइजर की सप्लाई करता हूं, है ना. तो सैनिटाइजर का अभी प्राइस कितना है, सपोज करो 20 रुपीज सैनिटाइजर का प्राइस है. तो मैं कितना प्रोड्यूस करता हूं, मैं 1000 यूनिट सैनिटाइजर प्रोड्यूस करता हूं. ठीक है,
अभी अचानक से सैनिटाइजर की डिमांड बन गई, इसकी प्राइस हो गई 40 रुपीज पर यूनिट हो गया सैनिटाइजर का प्राइस। तो मैं हो सकता है देयर माइट बी ए चांस मैं 2000 यूनिट सप्लाई करने लगूं, यस या नो? बिकॉज जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया सो आपने सप्लाई इंक्रीज कर दिया। क्यों? बिकॉज यू आर नाउ अ प्रोड्यूसर। अब आप क्या देख रहे हो? अब आप अपना यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हो, समझ में आया ना? अपना प्रॉफिट देख रहे हो। तो अब सप्लाई का डेफिनेशन लिखिए। सप्लाई का जब भी सप्लाई पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड कि सप्लाई को हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, डिमांड को हमने किसके, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। तो सप्लाई का डेफिनेशन लिखिए। यस लिखिए सप्लाई का डेफिनेशन। इट रेफर्स टू इट refers to that it refers to that particular quantity of the commodity which firm is willing firm is Sare, uh, hinango hi anik engage duku no ogora hello? ramanigo ratke munye hilalo rabam hidu bai. Please mic off कर लीजिए। It refers to that particular quantity of commodity which firm is willing to sell at particular price level, ठीक है? It refers to that particular quantity of commodity which the firm is willing to sell at particular price level, ठीक है? Willing to sell at particular price level. This is the supply, ठीक है? अब सप्लाई को हम पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे ये सप्लाई की डेफिनेशन लिख लीजिए अब, ठीक है? अब देखिए प्रॉफिट फर्म का कैसे निकलता है वो भी आप देख लीजिए। प्रॉफिट कैसे होता है? तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है? दिस इज योर प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू को टीआर से करेंगे, टोटल कॉस्ट को टीसी से करेंगे। मान लो कुछ भी बनने में, ये मार्कर बनने में टोटल रेवेन्यू लगा 20 रुपीज, ठीक है? टोटल रेवेन्यू में लगा टोटल नहीं सॉरी टोटल कॉस्ट, इधर देखिए टोटल कॉस्ट मतलब इसको बनने में टोटल कॉस्ट लगा 20 रुपीज। अब रेवेन्यू आई 30 रुपीज, ठीक है? मान लो बेचा आपने तो इसको 30 रुपीज में, तो प्रॉफिट यहाँ 10 रुपीज हो गया, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। फिर अब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम मार्केट सब्सिडीज भी में देखेंगे, सब्सिडीज माइनस होती है, टैक्स प्लस होते हैं, वो आगे की कहानी है, हम वहां पे चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है? जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है? एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? यस बोलेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमआरपी? प्लीज। Maximum retail price. मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है? रिटेल प्राइस, ठीक है? तो होलसेल प्राइस इज समथिंग डिफरेंट एंड रिटेल प्राइस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? सो मींस कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी के आगे एक चीज और लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ये भी आप ध्यान देना, ठीक है? मींस की चीजें ध्यान देने वाली है, ठीक है? जो चीज सोसाइटी में हो रही है वही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इंक्लूसिव टैक्सेस। तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपए है तो दुकानदार आपसे अलग से नहीं मांगेगा कि आपको यू हैव टू पे टैक्स अलग से। एमआरपी होता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। तो हो सकता है इसका होलसेल प्राइस 35 भी होगा, फिर उसमें बीच में मिडिल बैंड करके पैटर्न मींस कि जब ये एंड कंज्यूमर तक ये 50 रुपीज में पहुंच जाएगा, दिस इज इंक्लूडिंग ऑल ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टैक्स? यस बताएंगे आप, ये कौन सा टैक्स है? टैक्सेशन में वैसे हम पढ़ेंगे इस चीज को, ये कौन सा टैक्स है? ये कौन सा टैक्स है? ये आप लेट सपोज सैनिटाइजर खरीदते हैं, सैनिटाइजर 30 रुपीज का है, इसमें 5 रुपीज टैक्स भी है, सो यू हैव टू पे दैट टैक्स टू द शॉप ओनर। सो दिस इज व्हिच टाइप ऑफ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? Indirect tax. Yes, indirectly, because indirectly you are paying to the shopkeeper, but that 5 rupees go
इनडायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट या बोली अथॉरिटी पे जाएगा, सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, फर्म इज विलिंग। तो अब फर्म कब विलिंग होगी? तो जैसे ही अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, फर्म क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी कि डिक्रीज कर देगी। लेट सपोज आप एक्स पर्सन हो, आपने आपने ये लॉक बनाने का फैक्ट्री खोला। तो आप लॉक बनाने की फैक्ट्री, अगर पहले 50 रुपए का लॉक आपका बिक रहा था मार्केट में, अभी अचानक से डिमांड बढ़ गई, वो 80 रुपीज का बिक रहा है। सो आप सप्लाई इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे, यस या नो बताइए। अब आप इधर किसके इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज कर दोगे? क्यों इंक्रीज कर दोगे? बिकॉज आप इधर पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ज्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। यू नीड अ Profit. मैक्सिमम Profit. प्रॉफिट, बिकॉज सो यू विल इंक्रीज द सप्लाई नॉट डिक्रीज द सप्लाई। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ क्या, सप्लाई। क्या पढ़ते Law हैं? of supply. लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए अब लॉ ऑफ सप्लाई को देखिए। एक मिनट रुक जाइए, लेट मी कनेक्ट विद द चार्जर बिकॉज बैटरी इज गोइंग टू एंड। एक मिनट। तुम्हारा ही मन क्यों पागल है धड़कन। चलिए अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सो सो लॉ ऑफ सप्लाई इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इधर पे भी हम क्या देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में, जैसे कि अब लॉ ऑफ डिमांड था वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। दिस इज सर्टेनली अ रूल। सो लॉ ऑफ सप्लाई भी कुछ नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि जैसे आपका दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन लिखिए। The law of supply states, law of supply states, law of supply states, law of supply states, लिखिए definition, law of supply states with the rise in a price of commodity, with the rise in the price of, law of supply states with the rise in a price of commodity, its supply increases and vice versa. Law of supply states with the rise in the price of commodity, its supply increases and vice versa. ठीक है, जो लोग ये लेक्चर को बाद में देखेंगे तो उनको पहले के लेक्चर देखना होगा, तभी ये चीजें समझ में आएगी। ठीक, अब लॉ ऑफ सप्लाई का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड का किया था। ठीक है, दिस इज विच एक्सिस, यस, कौन सा इसमें एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, आई होप यू नो विच इज एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज, यस, Horizontal x-axis. दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज, Horizontal axis. The y-axis. दिस इज वाई एक्सिस। सही है ना? यस। तो एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, व्हाट विल टेक इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, Demand. Quantity. क्वांटिटी डिमांड क्यों लेंगे, वहां पे Quantity क्वांटिटी demand. नहीं नहीं, अब सप्लाई पढ़ रहे हैं ना, बोलिए क्या। यहाँ पे लेंगे हम क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, क्या लेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड। और यहाँ पे क्या लेंगे हम, Quantity. यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइस लेवल, Price. प्राइस लेवल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। देखिए ट्राई दिस ऑनलाइन क्लास एज ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन की तरीके ही है, यू कैन टॉक टू मी। ओके सर। ओके, तो अब देखिए, आप कुछ भी कमोडिटी ले लीजिए, लेट्स सपोज क्या 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 लेना चाहेंगे आप, एनी कमोडिटी कुछ भी ले सकते हैं। क्या लेंगे? कुछ भी ले लीजिए। क्या लेंगे? क्या लेंगे बताइए। हम्म, हम्म, सर क्या कुछ लेंगे? भी। हाँ हाँ, बताओ क्या ले। हाँ? ये ले लेते हैं हम, मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, मार्कर, ठीक है, मार्कर, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका इसका सप्लाई, एक्चुअली हम इससे क्या निकाल के बना रहे हैं आपको, सप्लाई कर्व बना के दिखाएंगे हम, ठीक है, सप्लाई कर्व बना के दिखाएंगे, ठीक है। इससे हम क्या बना के दिखाएंगे, इससे आपको हम सप्लाई कर्व बना के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे बोलिए, देखिए, लेट सपोज पहले पहले मार्कर का प्राइस 20 रुपीज था, ठीक है, ठीक है। पहले मार्कर का प्राइस 20 रुपीज था, तो अब हम पहले कितना यूनिट मार्कर प्रोड्यूस करते थे? पहले मार्केट का प्राइस 20 रुपीज था, तो हम कितना, एरो नहीं बनना चाहिए, ये हम कितना यूनिट मार्केट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज करिए 10 यूनिट मार्केट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी मार्कर का प्राइस, ये क्वांटिटी सप्लाइड में हमने किसको लिया है, मार्कर को लिया है। अभी मार्कर का प्राइस 20 रुपीज से बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपीज से बढ़ के कितना हो गया, लेट सपोज 40 रुपीज हो गया अचानक से मार्कर, जबकि रॉ मटेरियल का प्राइस सेम है, ठीक है। तो अभी हम कितना मार्कर प्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है देयर माइट बी ए चांस कि हम कितना प्रोड्यूस करें, देयर माइट बी ए चांस कि अब हम 20 यूनिट मार्कर प्रोड्यूस करें। देख रहे हैं, अभी मार्केट का प्राइस 60 रुपीज हो गया मार्केट। अब फिर देयर माइट बी ए चांस, अभी मार्कर का चाहे प्राइस 60 रुपीज हो गया, तो देयर माइट बी ए चांस कि कितना हम प्रोड्यूस करें, अगर 60 रुपीज हो गया प्राइस, तो अभी चांस है कि अभी हम क्या, कितना प्रोड्यूस करें, हम सब हो सकता है 40 यूनिट प्रोड्यूस करें। तो इस 30 या 40, 30 कर लीजिए, कोई नहीं, 30 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अब इस ग्राफ से देखिए कि जैसे ही जैसे प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। समझ में क्लियर हुआ? जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है, दिख रहा है ना? समझ में? पहले मार्कर का प्राइस 20 रुपीज, यस सर। पहले मार्कर का प्राइस 20 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड 10 यूनिट, ठीक है, इधर जीरो ले लेंगे, ठीक है। मार्कर प्राइस 40 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाई 20 यूनिट, हमने सप्लाई बढ़ा दी। मार्कर प्राइस 60 रुपीज हो गया, हमने 40 यूनिट कर दिया। सो एज द प्राइस ऑफ द मार्कर इज इंक्रीजिंग, you are increasing your supply या you are increasing your production capacity। ये चीज समझ में आई? यस या नो? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो, सो यस नाउ सर। नाउ यू विल ऐड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। ऐड दिस पॉइंट, दिस इज S1 एंड दिस इज S dash, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज सप्लाई सप्लाई कर्व। कर्व, ठीक है, ठीक है, दिस इज नोन एज सप्लाई ओके। कर्व। यहां तक चीजें क्लियर, डेराइव करके भी दिखा दिया है ना, आपको एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हो, ऐसे ही सप्लाई कर्व को बना सकते हो। तो दिस इज नोन एज सप्लाई कर्व। चीजें क्लियर हुई? यहां तक क्लियर हुई? यस या नो? यस सर। यस ठीक है, सर। वी विल डू, बहुत धीरे धीरे करेंगे हम, सब चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, एंड इसको हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, के। हाँ, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा इसको, ठीक है। अब देखिए, चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमने क्या उधर पे देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, आप नोट्स भी बनाते चल रहे हैं ना, फैक्टर्स, यस सर। हाँ, अफेक्टिंग द लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो अब सप्लाई कैसे इफेक्ट हो सकती है, लॉ ऑफ सप्लाई कैसे इफेक्ट हो सकती है, ये पहला फैक्टर देखिए। सो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट फैक्टर होगा
बताइए आप, कोई बताएगा? पहला फैक्टर इज टैक्सेस। क्लियर हो रहा है? टैक्सेस। हाँ। टैक्सेस कह लीजिए, टैक्सेस इज अ कंपल्सरी लेवाई दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट या अथॉरिटी, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन करते हो सो यू नीड टू पे द प्रोडक्शन टैक्स। अभी तो सब जीएसटी हो गया, ठीक है, जब हम पूरा टैक्सेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे। अभी सपोज करो, तो पहले लेट सपोज गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन पे लेती थी, सपोज करो 20% टैक्स, ठीक है, सपोज करो, ठीक। अभी गवर्नमेंट ने टैक्स को क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, अभी लेने लगी 40% टैक्स, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो आप मोटिवेट हो गए और प्रोडक्शन के लिए कि डीमोटिवेट हो गए कि थोड़ा प्रोडक्शन कम कर दोगे, यस या नो? जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देगी तो यू विल डिक्रीज योर प्रोडक्शन। पहले मान लो आपको, मान लो सब कुछ 100 रुपए की जगह 80 रुपीज बच जाता था, अभी आपको 100 रुपीज की जगह 60 रुपीज ही बचेगा। तो आप अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे और प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दोगे। क्या करोगे? प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दोगे। क्यों कम कर दोगे? क्योंकि उधर उसने, गवर्नमेंट ने आपके टैक्सेस बढ़ा दिया, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे प्रोडक्शन की। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, जैसे ही एज द टैक्स इंक्रीजेस योर सप्लाई विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसीलिए जब गवर्नमेंट को प्रोडक्शन बढ़ाना होता है या कुछ चीजें मार्केट में लिक्विडिटी लाना होता है, वो जो आरबीआई पढ़ेंगे वहां पे जानेंगे, तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले टैक्सेस को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। लेट्स सपोज हम 100 लोग हैं बिजनेस करने वाले, अब जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेस को, मान लो टैक्सेस को कहते हैं कि अब हम 5% लेंगे, तो आप और खुश हो जाओगे ना कि अब तो आपकी जेब में कितना 95 रुपीज बचेगा। 100 रुपए अगर कमाते हो तो 95 बचेगा। पहले 100 रुपए कमाते थे तो 20 दे रहा था, अभी गवर्नमेंट बोली अचानक से वी विल डिक्रीज द टैक्स एंड वी विल टेक नाउ ओनली 5% टैक्स। नाउ यू विल गेट मोटिवेट टू मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की और मोटिवेट हो गए और आप अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द सप्लाई। सप्लाई इफेक्ट होती है इससे कि नहीं होती? यस या नो? यस या नो? क्लियर है? ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखिए अब क्या कह रहा है। जो पॉइंट नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। अब आपको टेक्नोलॉजी से भी सप्लाई इफेक्ट होती है कि नहीं? यस या नो? देखिए जाहिर सी बात होती है। लेट्स सपोज पहले आई एम यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें लेबर ज्यादा लगते है उस टेक्नोलॉजी को यूज करो। लेट्स सपोज मेरी कोई शर्ट बनाने की कंपनी है, मैंने 10 उनके जो शर्ट मैन्युफैक्चर बनाने वाले जो टेलर हैं उसको रख रखा है। तो 10 टेलर दिन भर में, एक टेलर 2 शर्ट बना रहा है तो दिन भर में आपके यहाँ से 20 शर्ट्स बन रही है। अब आप उसी की जगह क्या लिए, शर्ट बनाने की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आए, ठीक है। अब वो आप एक ही मशीन लेके आए, एक ही मशीन दिन भर में आपको 50 शर्ट या 100 शर्ट प्रोड्यूस करके दे रही है, या ठीक है 100 शर्ट प्रोड्यूस करें। तो जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी योर सप्लाई विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। और जब आपने देखा होगा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी चीज का डिक्रीज करना है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी डिक्रीज होगा जब जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, तभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादातर डिक्रीज हो सकता है। अब आपने देखे होगा, आप थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप लोग अगर हॉस्टल में रहे हो तो मेस में खाना खाते होंगे, ठीक है। तो मेस में मान लो जब 1000 लोगों का या 500 लोगों का या 2000 लोगों का खाना बनता है तो पर यूनिट प्लेट कॉस्ट कम आती है, तभी से ही मेस वाले को प्रॉफिट हो जाता है। वही आप एक लोग का खाना बनाइए तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो जैसे ही अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना यूरोप में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंडिया की मार्केट को कैसे इंपैक्ट किया? हम लोग की थी क्या, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनाते थे। और यूरोप वाले क्या है, वही चीज मशीन से बना के इंडियन मार्केट में बेचने लगे जब ब्रिटिश टाइम पे। इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, उस टाइम की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। वो वहां से मशीन से शर्ट बना के भेजने लगे, हम हाथ से ही अपना खादी का सामान बना रहे थे। सो वी कांट कंपीट द टेक्नोलॉजी विद लेबर। अब लेट सपोज एक जेसीबी से गड्ढा खुदाई कर रहा है, एक लेबर से गड्ढा खुदाई कर रहा है, सो इट इज वेरी वेल ऑब्वियस कि जो जेसीबी वाला होगा वो ज्यादा काम करेगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज वहां पे टेक्नोलॉजी लग गई। सो एज वी इंक्रीज द टेक्नोलॉजी द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। चीजें क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
यस या नो? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके, यस सो सर। और लास्ट, क्या बोले, कुछ बोल रहे, पूछिए। नो सर, मैं कुछ ऑल पूछ रहा क्लियर हूँ। बोला। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 3 है आपका क्या? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी रॉ ऑफ, मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो अब देखो इसको आपको लिखना नहीं है, बस आप समझ लो यहाँ पे, ठीक। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे, लेट सपोज कि एक कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो अगर उसको हो सकता है जो व्हीट से ब्रेड बना रहा है, ब्रेड से कुछ एक्स वाई जेड चीजें बना रहा है, तो अगर उसका प्राइस, अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। अब हो सकता है रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा, तो प्रोडक्शन को कांस्टेंट नहीं रख पाएगा। दिस इज नोन एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो योर सप्लाई विल बी ए कांस्टेंट, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो योर सप्लाई विल नॉट बी ए कांस्टेंट। चीजें समझ में आई? यहां तक चीजें क्लियर है? यस या नो? यस सर। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की, ठीक है। सो दिस, दीज आर दी, और इसके अलावा और कोई फैक्टर्स है आप बताइए जो सप्लाई को इफेक्ट करता हो, बताइए। है कोई? सर नंबर ऑफ लाइक कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड होगा ना सर। हाँ, कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड होगा और टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड होगा, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, एक पॉइंट ऑफ लिख लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपकी सप्लाई को इफेक्ट करती है। कैसे? लेट सपोज कि पॉलिसीज में वही टैक्सेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा जनरली, बट इसको लिख लीजिए आप, ये भी आपको सप्लाई को इफेक्ट करती है, ठीक है। ये भी सप्लाई को इफेक्ट करती है, ठीक है। और जो एक और लास्ट अगर पॉइंट आप देखना चाहें तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको सप्लाई को क्या और भी इफेक्ट कर सकता है, सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है कि आपकी चॉइसेस भी आपकी सप्लाई को इफेक्ट कर सकती है। अगर देखिए मार्केट में मान लीजिए कि लेट सपोज कि हम कोई क्लॉथ से कपड़े बनाने की कंपनी है, सो मान लीजिए कि वो पहले जो चलते थे कि बेल बॉटम पैंट चलते थे, अब वो उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, सो अगर उसकी आप सप्लाई प्राइस कम कर दो या ज्यादा कर दो तो उसकी सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नहीं खरीदेगा कोई उसको। ये भी चीज एक सप्लाई को इफेक्ट करता था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? यूटिलिटी। इसके बाद का टॉपिक है यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया आपको, है ना? सप्लाई कर्व बनाना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दैट इज यूटिलिटी, ठीक है। अब देखिए यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? लेट सपोज कि मैंने बोला कि मेरे को ईटानगर से पासीघाट जाना है, सो यू विल टेल मी कि सर ईटानगर से पासीघाट 200 किलोमीटर है या जितना भी है, 300 किलोमीटर, आप बताओ। ईटानगर से दिल्ली जाना है 2000 किलोमीटर है, ईटानगर से कहीं और जाना है, सो यू विल टेल मी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड यूनिट, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला कि मेरे को 1 लीटर मिल्क लेना है, तो दैट इज अ यूनिट। मैंने बोला 1 केजी वेट लेना है, सो दैट इज यूनिट। सो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में जब यूटिलिटी मीन्स कि दिस सेट, इकोनॉमिक्स में जब आप किसी या किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ये चीजें पढ़ चुके हैं। किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो सो यू गेट अ सर्टेन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस या नो? लेट सपोज कि मैंने कुछ खाया, लेट सपोज आई एट फूड, सो आई गॉट सर्टेन काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है कि द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, दैट इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये एक यूनिट है इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन नापने की, ठीक है। उसको तो नाप नहीं सकते किसी टर्म में, बट इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मान लो आपने भूख लगी, आपने खाना खाया, so the psychological satisfaction that you derive from the consumption of the commodity, that is known as utility. तो इसका definition लिख लीजिए। the utility refers the utility refers
और इसको यूटिल्स में नापते हैं, इसकी जो यूनिट होती है यूटिल्स होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू साइकोलॉजिकल satisfaction that we derive from the consumption of the commodity, that we derive from the consumption of the commodity, that is known as utility। ठीक है, यूटिलिटी। ठीक है, और इसका जो नापने का यूनिट होता है दैट इज यूटिल्स। अब हम लोग आपको थोड़ा सा जल्दी है मेरे को, अब हम लोग आपको कल की क्लास में पढ़ेंगे क्या, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज द मीटिंग इज आल्सो गोइंग टू आई होप टू आल्सो सर इसको यूनिट, सर यूनिट क्या लिखा है?